तो मैंने कल बता दिया था आपको एंजाइम्स के बारे में, है ना। और एंजाइम्स में मैंने बता दिया था आपको कि इसका थोड़ा सा थिकनेस थोड़ा मोटा करना पड़ेगा, कि क्या होता है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, है ना। देखो और मैंने बताया था आपको कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है ये कट करता है किसको बताओ, ये कट करता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए को। हाँ जी बच्चों, ये बताया था कल मैंने आपको कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करता है। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है मैंने बताया था आपको कि जैसे लिखा देखो GAATC, और ये आप स्टडी कर रहे हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। और यहां पे क्या होगा, देखो यहां होगा G, यहां होगा T, यहां भी होगा T, यहां पर होगा A, यहां पे होगा A, और यहां पे होगा G, सॉरी यहां पे C होगा, है ना। तो ये आप जानते हैं ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम कहते हैं इसको, ठीक है बच्चों। और मैंने ये भी बताया था आपको कि ये जो कट होता है, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का कट होता है, ये 2 तरह के एंड क्रिएट करता है। एक मैंने बताया था स्टिकी एंड कट होता है, एक को स्टिकी एंड कट कहते हैं, और एक को ब्लंट एंड कट कहा जाता है ना। और स्टिकी एंड मैंने कहा था कि जैसे सपोज करो इस तरह का आपके पास सीक्वेंस बन गया, देखिए ऐसे, देखिए यहां देखिए ऐसे, और दूसरी तरफ देखो ऐसा बना हुआ है, यहां देखिए। तो ये जो आप देख रहे हो कि दोनों ही तरफ एंड पे एक अनपेयर्ड बेस पेयर का सीक्वेंस होता है, अनपेयर्ड है देखो ये। और इस तरह के एंड को क्या बोलते हैं बताओ, ये स्टिकी एंड है, देखो ये स्टिकी एंड है। ये वाला पार्ट जो होता है देखो इसको स्टिकी एंड कट कहते हैं। यहां भी अनपेयर्ड बेस पेयर है, यहां भी अनपेयर्ड बेस पेयर है, देखो ये दोनों तरफ अनपेयर्ड बेस पेयर होता है। और ब्लंट एंड में क्या होता है बताओ, देखो इस तरह का देखो एंड मिलेगा इसमें, देखिए ऐसे, इसमें कोई अनपेयर्ड बेस पेयर नहीं है, देखिए ऐसे, देखो ये ब्लंट एंड होता है ना। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दोनों तरह के एंड क्रिएट करता है, याद रखना। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रोड्यूसेस बोथ काइंड ऑफ एंड, स्टिकी एंड भी होता है और ब्लंट एंड भी होता है। स्टिकी एंड ज्यादा यूजफुल है, अगर आप ये चीज को जोड़ना चाहते हैं वहां पर, तो अनपेयर्ड बेस पेयर आसानी से वो जुड़ जाएगा वहां पर। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में स्टिकी एंड ज्यादा बढ़िया माना जाता है इन रेस्पेक्ट टू ब्लंट एंड। स्टिकी एंड में किसी चीज को जोड़ना ज्यादा आसान है, क्योंकि जो अनपेयर्ड बेस पेयर होगा वो आपस में अटैच कर जाएगा। नहीं, ब्लंट एंड में थोड़ा डिफिकल्ट है उसमें किसी चीज को जोड़ना, बट जोड़ा जाता है। बट स्टिकी एंड इज बेटर in respect to blunt end if you want to attach, insert in your plasmid वाला पार्ट जो होता है देखो वेक्टर वाले पार्ट में जोड़ने के लिए, ठीक है बच्चों। हाँ जी, इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड बेस पेयर, यस यू आर राइट, इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड बेस पेयर दोनों ही तरफ होगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां देखिए, अब यहां देखो, ये तो मैंने बता दिया था आपको कल भी। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि व्हाट आर द सोर्स
what are the source of restriction endonuclease? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का सोर्स क्या होता है? तो देखिए इसका जो सोर्स है, देखो इसका सोर्स होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया याद रखना, बैक्टीरिया सिंथेसाइज restriction endonuclease to digest viral DNA। और ये कौन सा वायरस है बताओ? ये होता है बैक्टीरियोफेज। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? तो मैंने क्या कहा, सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है बताओ? सोर्स ऑफ एंजाइम क्या होता है? बैक्टीरिया। सोर्स ऑफ एंजाइम क्या होता है? बैक्टीरिया। और आप जानते हैं कि बैक्टीरिया को किससे डर है बताओ? तो बैक्टीरिया में वायरस की एंट्री होती है ना? उस वायरस के डीएनए को कट करने के लिए ये बैक्टीरिया क्या बनाता है बताओ? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। क्योंकि अगर वायरस की एंट्री हुई है तो वायरस वो मल्टीप्लाई करेगा, है ना? तो इससे पहले कि वायरस बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया में आकर बैक्टीरिया के सिस्टम को डिस्टर्ब करे, बैक्टीरिया क्या करता है, उसके डीएनए को कई पार्ट में कट कर देता है ताकि वायरस वहां मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। तो बैक्टीरिया अपने आप को वायरस से बचाने के लिए क्या बनाता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। समझ में आ रहा है? और देखो एक चीज याद रखना, सपोज करो, देखो जैसे सपोज कीजिए आप, ये मान लो बैक्टीरिया है ना? और इस बैक्टीरिया में मान लिया जाइए डीएनए का ये सीक्वेंस है। देखो ये डीएनए किसका है बताओ? बैक्टीरिया का। और मान लो एक ये वायरस है, देखिए ये मान लो ये एक बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज का भी देखो सेम अगर मान लिया जाए, देखो बाय चांस ये हुआ देखो कि ये जो सीक्वेंस है डीएनए का, वही सीक्वेंस डीएनए का यहां भी आ गया, देखिए देखो। और ये बैक्टीरियोफेज ने अपने डीएनए को देखिए यहां डाल दिया। सपोज ये डीएनए और ये देखो वायरल डीएनए है, ये वायरल डीएनए है, ये दोनों आइडेंटिकल है मान लो। अगर देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा अब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मान लो बैक्टीरियोफेज ने जिस डीएनए को बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया है, उसी सीक्वेंस का डीएनए बैक्टीरिया के पास भी है। अब देखो क्या होगा, ये देखिए। अब अगर मान लो ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, देखो ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसके पास। इस एंजाइम ने मान लो इसके डीएनए को यहां पे कट कर दिया, तो ये तो यहां भी कट कर सकता है ना, क्योंकि सेम डीएनए होता है। बट ऐसा होता नहीं है, क्यों? देखो बैक्टीरिया क्या करेगा, इस पॉइंट पे क्या लगा देता है? मिथाइल ग्रुप। देखो ये क्या अटैच हो गया? मिथाइल ग्रुप। मिथाइलेशन कहते हैं देखो इसको, मिथाइलेशन ऑफ ओन डीएनए। और एक बार ये मिथाइलेट हो गया, याद रखना कि ये इसका झंडा होता है। मिथाइल यहां पे अटैच हो गया, मतलब अब वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस डीएनए को कट नहीं करेगा। तो वायरस के डीएनए में कोई मिथाइल ग्रुप लगा नहीं होता, तो वो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो केवल वायरस के डीएनए को कट करेगा, बैक्टीरिया के अपनी डीएनए को कट नहीं करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया ने उस पॉइंट पे क्या अटैच कर दिया बताओ? मिथाइल ग्रुप। एंड दैट्स व्हाई
देयर इज कंप्लीट टर्म कॉल्ड, देखो एक टर्म यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन मिथाइलेशन, रेस्ट्रिक्शन मिथाइलेशन सिस्टम कहते हैं इसको। ये देखिए क्या बताओ, ये इसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन मिथाइलेशन सिस्टम। और ये क्या करता है बताओ? मिथाइलेशन का फायदा समझ में आ गया बच्चों? आफ्टर मिथाइलेशन बैक्टीरिया रेस्ट्रिक्ट और बैक्टीरिया प्रिवेंट्स द ऑटो डाइजेशन ऑफ सिमिलर सीक्वेंस ऑफ डीएनए। ये आप लिख लीजिएगा, मिथाइलेशन प्रोसेस, राइट डाउन, मिथाइलेशन प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, जहां पर डीएनए को कट किया जा सकता है वहीं मिथाइल लगा देगा। देखो ये लिख लो, मिथाइलेशन प्रोसेस प्रिवेंट ऑटो डाइजेशन। क्या बोलते हैं बताओ? हमने टर्म यूज किया ऑटो डाइजेशन। देखो ऑटो डाइजेशन ऑफ ओन डीएनए। समझ में आ गया बच्चों? हाँ जी हर्षित बाबू, समझ में आ रहा है? तो ये याद रखना, तो पूरा नाम क्या हो गया? रेस्ट्रिक्शन मिथाइलेशन सिस्टम कहते हैं इसको। बाय चांस कहते हैं, अगर मान लो वायरस का डीएनए जैसा है वैसा ही डीएनए बैक्टीरिया का भी हो जाए तो वही एंजाइम उसे भी कट करेगा, इसे भी कट कर देगा, तो अपना नुकसान हो जाएगा ना। और याद रखिएगा कि बैक्टीरिया के पास ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये इसके डिफेंस के लिए होता है। हम कह सकते हैं कि ये एंजाइम बैक्टीरिया का इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, नहीं कह सकते ना? जैसे आपके बॉडी में आपको तो बहुत लोग चीज से खतरा होता है, बैक्टीरिया को खतरा केवल या तो बैक्टीरिया से है या वायरस से होता है, और वायरस को उसने उसके डीएनए को कट कर दिया तो ये क्या है उसका बताओ? ये उसका इनेट इम्यूनिटी का एक पार्ट होता है। समझ में आ गया बच्चों? कौन लगाएगा बेटा? वही एंजाइम होता है, जो एंजाइम होता है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वही मिथाइल ग्रुप लगाता है और वही बाद में दूसरे को कट भी करता है। सिमिलर एंजाइम होता है, इसको टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज भी कहते हैं। एंडोन्यूक्लिएज के भी टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ये जो होता है देखो, इसको टाइप 2 इसे कहते हैं टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कहा जाता है। देखो इसको, सिमिलर एंजाइम मिथाइल को अटैच भी करता है और वही एंजाइम दूसरे डीएनए को कट भी करता है। समझ में आ गया बच्चों? ये सेम एंजाइम होता है, देखो एक ही एंजाइम होता है, इसको टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है, देखिए तो ये डायग्राम समझ में आ गया ना? ये डायग्राम क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है, अब यहां देखो, इसको डिलीट करूं यहां से, इसको डिलीट करूं यहां से अब, यस ठीक है। चलिए यहां देखिए, अब देखो क्या लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में, देखिए टिल डेट 900 different types of restriction endonucleases are obtained from 230 strains of different bacteria।
हाँ जी बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि टिल डेट 900 different types of restriction endonuclease are discovered or obtained from 230 different strains of bacteria. समझ में आ रहा है क्या मतलब है? देखो इसका, ये देखिए, and remember restriction enzymes are highly specific for its रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। क्या मतलब देखो इसका, देखिए देखिए, जैसे मान लो ये एक, मान लो यहां पर लिखा हुआ देखो हमने ए टी 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 टी, ठीक है, ये 5 प्राइम पे है, ये 3 प्राइम पे है, तो नीचे क्या हो गया? टी 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 ए ये हो गया 3 और ये हो गया 5। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ये, है ना। फिर देखो जी सी सी टी 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 टी, ऐसे यहां पे मैं वापस इसको ऐसे लिख दूं, अगर जी और यहां लिख दूं मैं, यहां भी मैं ऐसे जी लिख देता हूं, देखो अगर, तो सॉरी इसमें थोड़ा सा चेंज करो इसको, देखो यहां क्या लिखूं बताओ। जैसे ये हमने लिख दिया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब मान लो यहां पर हमने लिखा हुआ है, यहां लिखा ए और ये ए, 3 ए है देखो, और यहां पर टी 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 है, और यहां एक और टी लगा दिया, देखिए हमने यहां पर, और यहां वापस यहां जो सीक्वेंस बनेगा क्या होगा बताओ? यहां होगा टी टी टी, है ना। और सपोज करो हमने यहां लगा दिया है एक सीक्वेंस, यहां पर यहां पे हमको बनाना है, पैलिंड्रोमिक बनाना ना, ऐसे देखो जाओ, चलो मैं ऐसे लिखता हूं, देखो जी डबल टी सी, और फिर से लिखा देखो हमने जी टी टी डबल ए और जी, ये 5 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है। चलो ये दोनों पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बन गया, देखिए ऐसे। अब मान लो एक एंजाइम है, ऐसा है, मान लो ये एक एंजाइम है, ये है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज टाइप 1। अगर मान लिया जाए तो ये जो एंजाइम है देखो, ये पहले इस पूरे पार्ट को रिकॉग्नाइज करेगा, देखो ये पूरा इसका सीक्वेंस है, समझ में आ रहा है। और रिकॉग्नाइज करने के बाद ये इस सीक्वेंस को रीड करता है। मान लो ये कट यहां लग रहा है, देखिए ये कट यहां पे लग रहा है, देखो टी और टी के बीच में, देखिए ऐसे। तो ये जो साइट है ये इसका रेस्ट्रिक्शंस, अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक होता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस, एक होता है रेस्ट्रिक्शन साइट। पहले ये इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, इस टी के पहले ये होना चाहिए, इस टी के बाद में ये होना चाहिए, देखो। तो पहले एक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, और रिकॉग्निशन बहुत स्पेसिफिक होता है। हो सकता है कि एक दूसरा एंजाइम भी टी और टी के बीच में कट लगा दे, देखो एक एंजाइम कट यहां लग रहा है, एक कट यहां लग रहा है, देखो। लेकिन ये एंजाइम क्या है बताओ? ये है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 लिख दिया, देखो हमने यहां पर। मतलब इस टी के पहले ये लगा हुआ है, देखिए इस टी के पहले यहां ये लगा हुआ था। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 का ये क्या हो गया? ये हो गया इसका क्या बताओ? ये इसका है क्या? रिकॉग्निशन
सीक्वेंस कहते हैं, देखो इसको। और जहां कट लगता है देखो, ये इसका रेस्ट्रिक्शन साइट होता है, ये इसका रेस्ट्रिक्शन साइट होता है। समझ में आ गया बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। रिकॉग्निशन सीक्वेंस और रेस्ट्रिक्शन साइट अलग चीज होता है। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक फॉर देयर रिकॉग्निशन। वो एक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और उसके बीच में कहीं पर वो कट लगाता है। कट लगने के दाएं तरफ और बाएं तरफ, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, वो पहले एक सीक्वेंस को रीड करता है कि इसके राइट साइड में ये है या नहीं है, इसके लेफ्ट साइड में ये है या नहीं है। कट तो लगना है टी टी के बीच में, ए टी के बीच में, सी सी के बीच में, सी जी के बीच में। तो इतने तरह के एंजाइम्स क्यों है फिर? बिकॉज एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक फॉर देयर रिकॉग्निशन सीक्वेंस। अच्छा बताओ, कट किसके बीच में लगेगा? ए के बीच में, टी टी के बीच में, सी सी के बीच में, सी जी के बीच में। ये कितना हो जाएगा बताओ? बट ये 900 तरह के क्यों होते हैं फिर? बिकॉज दे हैव अ वेरी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो पहले एक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज किया गया और उसके बीच में कट लगाया गया। समझ में आ गया बच्चों? देखो यहां पे लग रहा है टी और टी के बीच में। मान लो हमने जस्ट एक एग्जांपल लिखा है कि टी और टी के बीच में, देखो यहां भी कट लग गया, यहां भी कट लग गया, और यहां देखो कट लग रहा है टी और टी के बीच में, टी और टी के बीच में। लेकिन वही सेम एंजाइम देखो नहीं है। यहां पर अगर RE1 लिखा हुआ है तो यहां पे RE2 लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया इसका? RE1 का ये क्या हो गया? रिकॉग्निशन सीक्वेंस, और ये इसका रेस्ट्रिक्शन साइट है। यहां देखो इसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में अलग तरह का बेस पेयर होता है। बेटा रिकॉग्निशन कहते हैं कि इस टी के पहले ये चीज है या नहीं है। देखो इस टी के पहले ये 4 बार ए आना चाहिए, और इस टी के बाद ये 3 बार टी आना चाहिए। देखो तो ये पहले आपने रीड किया है ना, और रीड करने के बाद कट लगता है। वो देखता है कि जहां कट लगना है उस कट के डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जो सीक्वेंस चाहिए वो सीक्वेंस है या नहीं है। समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो पहले एक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। मतलब मैं कह रहा हूं कि हमेशा केवल टीटी ही नहीं होता। अरे कोई भी सीक्वेंस होगा, एक फिक्स सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का। उस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के दाएं तरफ जहां कट लगता है, उस कट के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में एक फिक्स नंबर होता है। जैसे देखो अगर मान लो लिखा हुआ है ए और सी। एक एंजाइम मान लो ये कट लगा रहा है ए और सी के बीच में। एक दूसरा सीक्वेंस देखिए, लिखा हुआ देखो यहां पर ए सी लिखा हुआ देखो, और यहां लिखा हुआ है टी देखो और टी। अगर मान लो यहां कट लगा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 से, तो ये कट यहां, अगर मान लो ये कट यही लगा रहा है फिर ए और सी के बीच में, लेकिन ये सेम एंजाइम नहीं होगा। ये एंजाइम हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कुछ और हो जाएगा। देखो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि देखो इसके इधर तो ये बात सही है कि इसके इस तरफ ट्रिपल-A है, इसके ट्रिपल-A यहां भी है देखो, लेकिन दूसरी तरफ देखो यहां पर ये वाला लगा हुआ है, यहां पर देखो ये लगा हुआ है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? हाँ बिल्कुल सही बात। तो याद रखिएगा कि एंजाइम्स आर वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर देयर रिकॉग्निशन सीक्वेंस, और रिकॉग्निशन सीक्वेंस के बीच में कट लगता है, और जहां कट लगता है उसी साइट को रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए ठीक है। तो अब देखो एक और चीज, ये अब डिलीट करो यहां से बच्चों। चलिए अब देखो ये याद रखिएगा कि जैसे एक नाम लिखा हुआ देखो
लिखा हुआ देखो ई कोलाई R1। इसमें देखो ये जो नाम है ये है नोमेनक्लेचर कहते हैं, देखो इसको इसे कहते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो देखो इसमें ई जो होता है देखो ये होता है जीनस बैक्टीरिया का, ये जो को लिखा हुआ देखो ये इसका स्पीसीज होता है। आर स्ट्रेन कहते हैं, बैक्टीरिया का स्ट्रेन होता है वो। और ये जो रोमन में लिखा हुआ है 1 2 ये सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी होता है, सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी कहता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि बहुत तरह के एंजाइम्स हैं। एक साइंटिस्ट का नाम आता है देखो आर्बर नेथन NATHAN होता है, नेथन एंड स्मिथ। ये जो 3 साइंटिस्ट थे ये इन्हें क्रेडिट देते हैं डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। नोबेल प्राइज दिया गया था इनको। आर्बर नेथन एंड स्मिथ, they are the scientists who first recognized the restriction endonuclease in bacteria। और यहीं से देखो बायोटेक्नोलॉजी की जो पूरी कहानी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की पूरी कहानी, अगर ये डिस्कवरी नहीं होता एंजाइम तो सारा कहानी फेल हो जाता नहीं। और याद रखिएगा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हिंद 2 देखिए हिंद मतलब हिंदुस्तान नहीं है, अरे हिंद का मतलब हिंदुस्तान नहीं है, ये बैक्टीरिया के नाम से ही है, समझ में आ गया ना। ये फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था जिसको यूज किया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो फर्स्ट यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसका नाम क्या था बताओ, हिंद 2। और ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लिख लो हिंद 2, द फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, द फर्स्ट discovered restriction endonuclease that were used in genetic engineering। समझ में आ गया बच्चों। तो देखो पहला जो यहां पे लिखा हुआ है ई, ये जीनस है, को स्पीसीज है, ई कोलाई का हो गया देखो, आर स्ट्रेन है, और जो रोमन में लिखा जाता है 1 2 3 ये सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी होता है। यस, आर को स्ट्रेन कहते हैं। समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया ना। और ये बता दिया मैंने आपको कि बैक्टीरिया से ये बनता है, केवल बैक्टीरिया से ही बनता है ये यूकारियोट्स में अवेलेबल नहीं होता, ये कोई ईस्ट सेल वगैरह में भी नहीं बनता। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का वन एंड ओनली सोर्स बैक्टीरिया होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ लिया ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। इज दैट क्लियर नाउ? सबको समझ में आ गया? चलिए ठीक है। हाँ, केवल ये प्रोकारियोट्स में ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है, वहां भी नहीं होता ये। प्रोकारियोट्स में केवल और केवल हम बैक्टीरिया की बात करते हैं। ओनली बैक्टीरिया सिंथेसाइजेस
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्लियर? क्लियर, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो सेकेंड एंजाइम का नाम देखिए। अब एक एंजाइम आता है इसमें, डीएनए लाइगेज कहते हैं। देखो फर्स्ट एंजाइम मैंने बता दिया न्यूक्लियेजेस के बारे में। ये दूसरा एंजाइम है जिसका नाम लाइगेज कहा जाता है। क्या बोलते हैं? लाइगेजेस, डीएनए लाइगेजेस। आप जानते हैं क्या होता है? सपोज करो आपके पास ये एक डीएनए का, आपके पास ये स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। देखो ये 5-3 लिखा हुआ है और ये 3-5 लिखा हुआ है ना? और आपने क्या किया, इसको आपने ऐसे देखिए पहले, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को आपने ब्रेक कर दिया। देखिए ऐसे, इसका क्या कर दिया आपने? डीनेचुरेशन। देखिए इसका क्या हो गया? डीनेचुरेशन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपने ब्रेक कर दिया, है ना? और फिर आपने क्या किया? देखो इसको और ज्यादा ब्रेक कर दिया। देखो ऐसे देखिए, हमने इसको और तोड़ दिया। देखिए ऐसे देखिए, ये देखिए, समझ में आ गया? अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आप इसको जोड़ना भी चाहते हैं। तोड़ दिया, अब इसको जोड़ना चाहते हैं आप। तो देखिए जब इसको अटैच करना चाहेंगे आप तो क्या होगा? देखो ये जो बीच का पार्ट ब्रेक किया था वो तो आसानी से जुड़ जाएगा। किससे बताओ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ये तो चिपक जाएगा ना, हाइड्रोजन बॉन्ड से चिपक जाएगा ये। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? देखो ये जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज यहां बच चुका है, ये कैसे जुड़ेगा? देखो ये जो बीच में टूट गया था, जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज था, ये तो जोड़ेगा बैकबोन को। तो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज को कैटेलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए बताओ? हमें डीएनए लाइगेज की जरूरत होती है। देखो बेस पेयर तो अपने आप आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आ जाएगा ना ये। तो डीएनए लाइगेज जो बीच में गैप रह जाता है, उस गैप को भर देता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेजेस। तो कहने का मतलब देखो ये है, यहां देखिए ऐसे, डीएनए ligase catalyzes the formation of phosphodiester linkage। समझ में आ गया बच्चों? देखो DNA ligase catalyzes the formation of phosphodiester linkages। अदरवाइज वो गैप जो रह गया है बीच में वो बढ़ेगा ही नहीं। तो उस गैप को वापस भरने के लिए वी रिक्वायर्ड दिस एंजाइम DNA ligase। समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया सबको? देखो ये तो बीच में कौन सा बॉन्ड है बताओ? ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेस के बीच में। व्हाट इज डीएन? अरे डीएन का मतलब यहां कहां पे लिख दिया हमने? डीएन, डीनेचुरेशन कहते हैं डीएन का मतलब। डीएनजी सर का नाम थोड़ी लिखा हुआ मैंने यहां पर। ये क्या है बच्चों? डीनेचुरेशन कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए। तो ये भी एक तरह का एंजाइम है। देखो इसका नाम डीएनए लाइगेज कहते हैं। इसके बाद देखो ये लिख लिया सबने? डिलीट करूं इसको?
ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जिसमें आता है, देखिए अब वो जो फोर्थ एंजाइम आता है इसमें, थर्ड ही हुआ ना, थर्ड हो गया। देखो एक एंजाइम आता है, देखो उसको कहते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज कहा जाता है इसको। देखो ये क्या होता है, जैसे मान लो ये एक सर्कुलर डीएनए है, मान लो ये एक बैक्टीरिया का, ये एक बैक्टीरियल सर्कुलर डीएनए है, मान लो ये, ठीक है। और आपने इसे कट किया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से, और कट होने के बाद देखो, मान लो ये आपने कट तो लगा दिया यहां पर, देखिए ऐसे ये कट तो लग गया है, लेकिन ये वापस जुड़ सकता है। अगर वो जो, चूंकि जो सर्कुलर फॉर्म में होता है वो वापस उसके जुड़ने की भी चांसेस होती हैं, अपने आप स्पॉन्टेनियसली वो जुड़ सकता है। तो ऐसा ना हो तो आपने क्या किया, देखो इसको, इसे हमने ट्रीट कर दिया अब अल्कलाइन फॉस्फेटेज के साथ। ये क्या करेगा, 5' एंड से, ये देखिए ऐसे, ये 5' एंड से हटा देता है किसको बताओ, फॉस्फेट को। एक का जो 5' होता है ना, देखिए ऐसे याद रखिएगा, यहां से क्या किया देखो, रिमूवल ऑफ phosphate from 5' end to prevent reattachment, कहते हैं reattachment of DNA। समझ में आ गया बच्चों? अल्कलाइन फॉस्फेटेज का काम समझ में आ गया। ये क्या करता है, ये 5' एंड से फॉस्फेट को रिमूव कर देगा ताकि फिर से वो अपने आप ना जुड़ जाए। अपने आप जुड़ जाएगा तो आपका टास्क तो फेल हो जाएगा फिर। समझ में आ गया बच्चों? तो सर्कुलर डीएनए का जो रीअटैचमेंट होने की चांसेस हैं, इसे रोक दिया गया बाय द यूज ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड अल्कलाइन फॉस्फेटेज। क्या करता है ये 5' एंड से फॉस्फेट को रिमूव कर देता है। समझ में आ गया? तो ये भी एक एंजाइम है, देखिए एक और देखो, डिलीट करूं इसको, लिख लिया सबने इसको, चलिए ठीक है। एक और एंजाइम देखो, एक एंजाइम इसमें और आता है, टर्मिनल ट्रांसफरेजेस कहते हैं। टर्मिनल ट्रांसफरेजेस कहा जाता है। ये भी एक तरह का एंजाइम होता है। देखो ये क्या होता है, देखो जैसे मान लो आपके पास ये एक डीएनए का सीक्वेंस है, देखिए 5 प्राइम पे है, 3 प्राइम पे है, ये 3 है और ये 5 है, और ये ऐसे कट हुआ है, देखिए ब्लंट एंड कट बन गया, देखिए ऐसे। ये क्या बन गया बताओ, ये बन गया है ब्लंट एंड कट, ये बन गया है ब्लंट एंड। आप चाहते हैं कि ये जो ब्लंट एंड है ये स्टिकी एंड में कन्वर्ट हो जाए, ब्लंट एंड स्टिकी एंड बन जाए। वो कैसे बनेगा, देखिए। तो देखो क्या करना है आपको, इसके एक साइड में आप जोड़ दो टी 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 टी,
देखिए ये आप इसको, और दूसरी तरफ यहां देखो लगा दो आप, देखो यहां लगा दीजिए आप, देखो क्या यहां लगा दो ए ए ए ए ए ए ए ए। तो जो ब्लंट एंड था वो क्या हो गया, वो कन्वर्ट हो गया किसमें बताओ, स्टिकी एंड में। तो टर्मिनल पॉइंट पे आपने ऐड किया है ए और टी, ताकि जो ब्लंट एंड था वो स्टिकी एंड में कन्वर्ट हो जाए। तो ब्लंट एंड को स्टिकी एंड में कन्वर्ट करने के लिए न्यूक्लियोटाइड को अटैच किया जाता है with the help of an enzyme called terminal transferases। तो ये जो टर्मिनल ट्रांसफेरेज होता है, ये इट ऐड poly A and poly T, mini poly poly A poly T to convert blunt end into क्या बताओ, स्टिकी एंड। क्लियर, समझ में आ गया सबको? हाँ जी बच्चों, सबको समझ में आ गया ये? ठीक है। तो ये हमने, अरे देखो मैंने क्या कहा, ये जो टर्मिनल ट्रांसफरेज होता है ये ब्लंट एंड को, देखो ब्लंट एंड है, इसके दोनों तरफ अनपेयर्ड बेस पेयर नहीं है, इस ब्लंट एंड के एक तरफ आप लगा दिया टी 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 और इधर लगा दिया हमने देखो ए ए ए। तो जो ब्लंट एंड था वो स्टिकी एंड में कन्वर्ट हो गया, और ये काम किसका है बताओ, ये काम होता है टर्मिनल ट्रांसफेरेजेस का। ठीक है ना, समझ में आ गया मिस्टर उदय? तो क्या लिखा देखो, इट ऐड पॉली ए एंड पॉली टी टू कन्वर्ट ब्लंट एंड इनटू स्टिकी एंड। क्लियर? चलिए तो ये अब डिलीट करो यहां से। यूजुअली अटैचमेंट में ए या टी ही लगाते हैं, क्योंकि जी और सी के बीच में चूंकि वो ट्रिपल बॉन्ड का चक्कर होता है तो प्रेफर करते हैं ए और टी। ठीक है बच्चों? चलिए तो इसको मैं डिलीट करता हूं यहां से। अब देखो, तो मैंने बता दिया फर्स्ट टूल, अब मैं सेकंड टूल्स बता रहा हूं आपको वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर, और आप जानते हैं कि वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर्स को कहते हैं, वेक्टर्स आर द कैरियर which transfer the desirable DNA or insert from one organism to the host cell, to the another host cell कहते हैं, another host cell कहा जाता है। और मैंने कहा था कि जहां वो चला जाएगा ऐसे होस्ट सेल को क्या बोलते हैं, इसे ट्रांसफॉर्मेंट कहा जाता है। ठीक है बच्चों? और देखो, वेक्टर्स आर ऑफ सेवरल टाइप्स, आर ऑफ सेवरल टाइप्स कहते हैं, एंड
selection of vector depends upon देखो, तो लिखते हैं साइज ऑफ इंसर्ट, जो इंसर्ट है वो कितना बड़ा है उसके बेसिस पे। नंबर 2, नेचर ऑफ होस्ट सेल्स कहते हैं, जिसमें जाना है उसका नेचर कैसा है, और जो इंसर्ट है उसका साइज क्या है। मतलब ये है कि जहां वो जाएगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा उस वेक्टर को, और उस इंसर्ट का साइज कितना बड़ा है। हर तरह का, अगर छोटा कोई इंसर्ट होगा वो छोटे वेक्टर से चला जाएगा, अगर कोई बड़ा इंसर्ट होगा ऑब्वियस सी बात है उसके लिए बड़ा वेक्टर भी चाहिए आपको, और वो वेक्टर ट्रांसफॉर्मेंट बनेगा, वो दूसरे सेल्स में एंटर करेगा या नहीं करेगा ये भी देखना पड़ेगा आपको। कॉम्पिटेंट होना चाहिए, होस्ट सेल भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए उस वेक्टर के लिए। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको कि वेक्टर क्या होता है बताओ? तो वेक्टर्स आर द कैरियर विच ट्रांसफर द डिजायरेबल डीएनए, उसी को फॉरेन डीएनए कहते हैं, उसी को एलियन डीएनए कहते हैं, उसी को इंसर्ट कहते हैं, उसी को पैसेंजर डीएनए कहा जाता है। एलियन डिजायरेबल डीएनए or the insert from one organism to the another host cell, और ऐसे होस्ट सेल को क्या बोलते हैं बताओ? इसी होस्ट सेल को ट्रांसफॉर्मेंट कहा जाता है। क्लियर? और देखिए अब मैं बता रहा हूं टाइप्स ऑफ वेक्टर। लिख लिया आपने सबने इसको? ठीक है, चलिए देखिए यहां पर अब कहते हैं इफ यू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो सबसे जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर उसको प्लाज्मिड कहा जाता है। देखिए द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर इज द प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड आपको पता है क्या होता है? प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बैक्टीरियल डीएनए होता है, जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं। देखो और आप जानते हैं कि इसका नंबर वेरिएबल होता है, वेरिएबल नंबर इन बैक्टीरिया कहते हैं, और इट कंटेन्स मेनी vital genes for bacterial survival। जैसे आप जानते हो, देखो जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, और ये मान लो बैक्टीरिया का ये इसका मेन जीनोम है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। देखो ये, और आप जानते हैं देखिए ये एक प्लाज्मिड है, देखिए ऐसे ही। तो ये तो हो गया, देखो इसका मेन जीनोम हो गया,
ये इसका मेन जीनोम है और ये इसका क्या बताओ, ये इसका प्लाज्मिड है। इसका नंबर 1 भी हो सकता है, 1 to many कह सकते हैं, 1 to many। ये जीनोम हमेशा एक ही होता है और जो जीन्स होते हैं वो इसके ऊपर भी होता है, इसके ऊपर भी होता है। इसका रेप्लिकेशन इससे अलग होता है। प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन बैक्टीरिया के मेन जीनोम से कोई मतलब नहीं है इसका। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं इसको, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहा जाता है ना। और इसके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे वाले जीन्स हैं जो बैक्टीरिया को सर्वाइवल में हेल्प करता है। जैसे देखो, आपने पढ़ा होगा जीन्स फॉर पिली फॉर्मेशन, ये प्लाज्मिड पे होता है। जीन्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी प्लाज्मिड पे होता है। जीन्स फॉर टॉक्सिन सिंथेसिस, ये भी प्लाज्मिड पे होता है। एंड जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये भी प्लाज्मिड पे होता है। देखो, तो प्लाज्मिड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसके जिसके जो जीन्स होते हैं प्लाज्मिड के, वो पिली के फॉर्मेशन में है ना। देखो, फर्स्ट पिली फॉर्मेशन हो गया। नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जो जीन्स होते हैं ये भी प्लाज्मिड पे होता है। और टॉक्सिन सिंथेसिस, बैक्टीरिया जो टॉक्सिन बनाता है, एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन, वो भी यही बनाता है। देखो यहां से बनता है ये। और कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी प्लाज्मिड के ऊपर होते हैं। यस, पिली फॉर कंजुगेशन कहते हैं, यू आर राइट। तो प्लाज्मिड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के लिए, और इसी प्लाज्मिड को यूज किया जाता है एज अ वेरी सिंपल वेक्टर। अब ये वेक्टर कैसे यूज होता है, इसको कैसे यूज में लाया जाता है ये वेक्टर, ये मैं बताऊंगा आपको अब अगली क्लास में। समझ में आ गया बच्चों? बेटा पिली फॉर्मेशन ये बैक्टीरिया में पड़ा होगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आर पिली होता है, एफ पिली होता है, ठीक है। मैंने कहा कि प्लाज्मिड का नंबर वेरिएबल होता है। एक ही बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड भी हो सकता है और मल्टीपल प्लाज्मिड भी हो सकते हैं। प्लाज्मिड का नंबर वेरी करता है, बट मेन जीनोम तो एक ही होता है ना। तो प्लाज्मिड्स हैज वेरिएबल इन नंबर, इट कैन बी 1, इट कैन बी मोर देन 1। चलिए ठीक है बच्चों, चलो, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास नाउ, टेक केयर, बाय बाय।